मैं शेखर सर। आज का आपका टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको फुल कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर के बारे में बताया था। सभी वास्तविक, परमेय, अपरमेय, सम, विषम, इनकी सभी संख्या के बारे में मैंने आपको एक एक जानकारी दी थी। ठीक है ना। आज की इस वीडियो में मैं आपको NCERT बुक को लेकर के उसके 1 से लेकर 4 तक हम एग्जाम्पल करवाऊंगा, उदाहरण दूंगा। ठीक है ना। तो हम समझते हैं वास्तविक संख्या क्या है। यानी कि यहाँ पर यूक्लिड ने जो प्रेमिका है, लेमा है, इनको 2 प्रकार की होती है। लेमा प्रेमिका जो होती है वो एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका है और दूसरा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड यानी कि जो यूक्लिड हैं, यानी कि प्रेमिका पहले यहाँ पर देखेंगे, प्रेमिका बताएंगे। जिस प्रकार से हमारी थ्योरम होती है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि थ्योरम जो होती है प्रेमेय क्या होती है। अगर जैसे मान लीजिए एक फिगर बना हुआ है, एक त्रिभुज बना हुआ है, वो त्रिभुज कहता है कि इस त्रिभुज के 3 शीर्ष हैं, 3 कोण दिए हैं। अगर पहला कोण 70 है, दूसरा कोण 60 है, वो तीसरे कोण के बारे में आपसे पूछा जाए कि बेटा तीसरा कोण इसका क्या होगा, तो आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा, तो आपके दिमाग में ख्याल होगा कि सर ने मुझे बताया था कि त्रिभुज के यदि आपको 2 कोण ज्ञात हो, तीसरा ज्ञात करना हो, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंतः कोणों का एक फल 180 अंश होता है। तो ये हमारी थ्योरम है। इसी प्रकार से यूक्लिड ने प्रेमिका को 2 भागों में बांटा गया है। एक यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और एक यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। इनमें खास अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। इसलिए हमारी जो थ्योरम है, थ्योरम ही एक प्रकार की लेमा होती है, प्रेमिका कहलाती है। यानी कि प्रेमिका एक ऐसा सिद्ध किया हुआ कथन है जिसकी सहायता से हम अन्य कथनों को सिद्ध करने में इसका प्रयोग करते हैं। इस लेमा हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला हमारा यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, यानी कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। 2 धनात्मक पूर्णांक A और B के लिए अन्य 2 अद्वितीय धनात्मक पूर्णांक Q और R इस प्रकार से हों कि A बराबर BQ प्लस R, यानी कि इस फॉर्मेट में लिखना यूक्लिड विभाजन प्रेमिका कहलाती है। यूक्लिड जो हमारे थे एक अच्छे गणितज्ञ थे, यानी कि यूनान के, यानी कि इनके जन्म के बारे में कहीं कोई निश्चित नहीं है ये कब पैदा हुए थे, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो यूक्लिड थे वो 300 वर्ष ईसा पूर्व यूनान यानी कि इसे ग्रीक कहा जाता, वहाँ पर पैदा हुए थे और इनको ज्यामिति का जनक माना जाता है। तो इन्होंने इनका गणित में इतना ज़्यादा योगदान रहा कि इनके बिना गणित बिल्कुल कैसा अधूरा है। तो आज हम यूक्लिड के बारे में चर्चा करेंगे। यानी कि बात को समझे, 2 धनात्मक पूर्णांक मान के चलते यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक संख्या A बराबर मैंने 105 ले लिया और B बराबर मैंने आपका 12 ले लिया। ठीक है ना। यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 धनात्मक पूर्णांक, यानी कि कह सकते हैं कि यहाँ पर A बड़ा है B से, यानी कि A बड़ा B से, इसका मतलब B का भाग A में चला जाएगा, ना कि A का भाग B में जाएगा। ठीक है ना। तो अगर हम 12 का भाग देते हैं 105 में, तो जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, जिस संख्या का भाग दिया जाता है उसे हम भाजक कहते हैं। ठीक है ना। और जिसमें भाग दिया जाता है उसे हम भाज्य कहते हैं। ये डिवाइडेंट होता है, ये हमारा डिवाइजर होता है। ठीक है ना। तो 12 का भाग देंगे हम 105 में, तो 12 पंच 12 72, 12 96 और 12 नम्मा 108, यानी कि 12 96, यानी कि आपका ये 96 हो गया। और बंदा में से 6 गया तो आपका 9 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर 9 क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, यानी कि शेष आ गया। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इसको हम कहते हैं भागफल कहते हैं, क्यूसेंट कहते हैं, और ये हमारा शेषफल यानी कि आपका रिमाइंडर होता है। तो यहाँ पर बात को जरा समझना ये चीज़। ठीक है ना। इस प्रकार को जरा समझना कैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भाजक है, अब भाजक शेषफल से कैसा बड़ा है, यानी कि शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो R है, यानी कि R 0 से कैसा है, बड़ा है। R का मान यानी कि रिमाइंडर है, जो हमारा शेषफल है बेटा, वो 0 से कैसा है, बड़ा है, कन्फर्म है, 0 से आपका बड़ा है। ठीक है ना। एक चीज़ और यहाँ पर दर्शाना हम आपको चाहेंगे। मान लीजिए मैंने आपका 7 का भाग दे दिया
35 में दे दिया, ठीक है। तो 7 पना आपका 35 हो जाएगा और यहाँ पर शेषफल आपका क्या हो गया, 0 हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को, यानी कि शेषफल 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो कैसा है, r बराबर कैसा है, 0 है, यानी कि r का मान 0 के बराबर है। इसका मतलब अगर हम कहें इस चीज को दर्शाएं तो कह सकते हैं कि जो यानी कि r है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के लगभग बराबर भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इस समीकरण को हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं। लेकिन इस r का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं हो सकता, यदि बड़ा होगा तो निश्चित भाग चला जाएगा। तो यहाँ कह सकते हैं कि जो r का मान है वो b से छोटा है, b से क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर समीकरण 1 और 2 को अगर हम कंबाइन करें तो यहाँ पर हम ले सकते हैं कि जो r है वो 0 के बराबर है, लेकिन r का मान b से छोटा है, ये चीज निकल के आती है। और इसको यूक्लिड ने इसको एल्गोरिथम का नाम दिया, यूक्लिड ने इसको क्या दिया, एल्गोरिथम का नाम दिया। एल्गोरिथम यहाँ पर जरा समझने की कोशिश करो, यानी कि यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय में a बराबर बी क्यू प्लस r, यानी कि अगर हम यहाँ पर इस चीज को इसको ऐसे लिखें, क्या लिखें, यहाँ पर हम समझाना चाहते हैं कि a बराबर बी क्यू प्लस r, a का मतलब हमारा क्या है, भाजक है 105 हो गया, b का मतलब हमारा भाज्य है 12 हो गया, q का मतलब बेटा 8 है और r का मतलब हमारा 9 है। यानी कि इस फॉर्मेट में लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। इस फॉर्मेट में लिखना ही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। और इसकी प्रक्रिया यानी कि मैंने इसको जो भाग दिया, इस चीज को मैंने जो बताया है, यहाँ पर जो भाग दिया, यहाँ पर जो मैंने भाग दिया, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कह देते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कह देते हैं। तो जो प्रक्रिया भाग देने की प्रक्रिया है उसको हम क्या कह देते हैं, एल्गोरिथम कह देते हैं। और इस प्रकार से डिनोट करना, इस प्रकार से फॉर्मेट में लिखना हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहलाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक बेटा आपका ये है, ये में या ये को किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार से भाग दिया जाए कि शेषफल हमेशा r होना चाहिए। आप यहाँ देख रहे हो कि शेषफल आपका r यहाँ पर आ गया, इसमें भाग देखिए, चाहे इसमें हमने भाग दिया है, शेषफल यहाँ पर 9 आ गया, शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो जो भाग देने की प्रक्रिया है, भाग देने की जो विधि है, इसको एल्गोरिथम कहा गया। एल्गोरिथम का मतलब होता है कि उन्नयन की आपकी जो एल्गोरिथम जो शब्द है वो 9वीं शताब्दी के फारसी गणितज्ञ थे अल ख्वारिज़मी के नाम से इसको लिया गया है। और एल्गोरिथम जो शब्द है इसका मतलब होती है कलन विधि, यानी कि किसी चीज को स्टेप बाय स्टेप में लिखना, स्टेप बाय स्टेप में लिखना। जैसे ये लिखा, फिर हम आगे लिखेंगे, स्टेप बाय स्टेप में लिखना ही हमारा एल्गोरिथम कहलाता है। जो भाग की प्रक्रिया हम करते हैं वो एल्गोरिथम के अंतर्गत करते हैं। और इस फॉर्मेट में हम किसी चीज को लिखते हैं तो प्रमेय के अंतर्गत करते होंगे। मुझे आशा है, विश्वास है कि इस चीज को आपने अवश्य समझा होगा। अब हम आपको एग्जाम्पल की ओर लेके चलते हैं, तो आप देखते कैसे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा एग्जाम्पल पहला है 4052 तथा 12576 का मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करना है, किसके माध्यम से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इनकी एल्गोरिथम का प्रयोग करके। तो आज हम आपको बताते हैं कि एल्गोरिथम और प्रमेय में कितना सा डिफरेंस है। जरा सा अंतर्निहित डिफरेंस है, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो आप देख रहे हैं जो बड़ी संख्या यहाँ पर है 12500, उसको मैंने क्या माना, ए बराबर 12576, और यहाँ पर b बराबर छोटी संख्या वो 4052 माना। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि a का मान b से बड़ा है। और एल्गोरिथम जो हमारा जो यूक्लिड प्रमेय का कहती है कि ऐसे दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है ना, a और b इस प्रकार हो कि उसके लिए अन्य अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त हो जाए, तब हम क्या इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसको आप देखेंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा, इसको सवाल लगाते हैं हम, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय से। ठीक, ये क्या कहती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है ना, a बराबर बी क्यू प्लस आर इस फॉर्मेट में लिखना ही हमारा इक्वल विभाजन प्रमेय का कहलाती है। लेकिन जो एल्गोरिथम का हम प्रयोग करने जा रहे हैं उसके लिए हम क्या करेंगे, 4052 का भाग 12576 में हम देंगे। ये प्रक्रिया जो कलन विधि है इसी को एल्गोरिथम कहा गया है। तो 40 का भाग देंगे 125 में, तो 4 तिया 12, 120 हो जाएगा, क्योंकि 4052 का भाग हम जानते नहीं हैं। तो 3 बार चला जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 5 आपका 15 और 3 चौको 12, 6 से 6 गया 0 बचा, 7 से 5 गया 2 बचा, 5 से 1 गया 4 बचा। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हो तो कह सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्टेप 1 लेंगे, इसे कहते कलन विधि कहते, मैंने बताया था। स्टेप बनेंगे, स्टेप बाय स्टेप में लिखना ही एल्गोरिथम कहलाता है। तो देखो जरा इसको क्या है कि यानी कि ये कितना दिया यहाँ पर, ये आपका भाज्य है, यानी कि 12576 भाजक आपका 4052 गुणते भागफल 3 आ गया, उस शेषफल आपका 420 आ गया। लेकिन आप देख रहे हैं बेटा यहाँ पर शेषफल जो है वो नॉट इक्वल 0 है, नॉट इक्वल 0 है। इसका मतलब हमारी प्रक्रिया, हमारी कलन विधि आगे बढ़ेगी। तो अब क्या, जो हमारा शेषफल था वो क्या बन गया, वो भाजक बन गया, और जो भाजक था वो हमारा भाज्य बन गया। ठीक है ना, 4 का भाग 4 में देंगे बहुत कम, यानी कि एक बार जाएगा, 1 का मतलब 420, और कहाँ 4052, इसका मतलब ऐसी कंडीशन में जो भाग होता है वो लगभग 8 या 9 बार जाएगा। तो हम लगभग 9 बार करके देखते हैं, हो सकता है कि 9 बार ज़्यादा नहीं होगा। तो 9 शून्यम शून्य आपका हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, 9 चौको 36, 36 और 1 37 हो गया, 2 बचा यहाँ से, 15 में से 8 गया 7 बचे, और 10 में से 8 गया 2 बचे, 2 से 72, यानी कि भाजक से छोटा है। इसका मतलब अगर हम यहाँ पर स्टेप 2 की बात कर रहे हैं, अगर हम स्टेप यहाँ पर 2 लिखें तो भाज्य क्या है हमारा 4052 है, और जबकि भाजक हमारा 420 है, और भागफल आपका 9 है, उस शेषफल आपका 272 है, 272 है। लेकिन फिर भी आप देख रहे कि शेषफल वो नॉट इक्वल 0, यानी कि जब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता तब तक आपको भाग की प्रक्रिया लगातार करते रहना है। इसको हम फिर अलग दिखाएंगे, यही तो हमारा एल्गोरिथम है बेटा। इसको अब जो शेषफल है वो हमारा क्या बन गया, भाजक बन गया, और जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन गया। 2 का भाग 4 में देंगे, 2 दूनी 4, पूरा चला गया, हो सकता है ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या करेंगे 1 बार देंगे, 2 से आपका 72 हो गया, शून्य का मतलब हम 10 मानते, 10 में से 2 गया बेटा 8 बचा, और 12 में से 8 गए आपके 4 बचे, हाथ से लगाइए यहाँ पर 1, तो आपका 148 हो गया। यहाँ स्टेप आपका 3rd लेके पहुँच गए, यहाँ पर 3rd हो गया स्टेप। तो जो आपका भाज्य है वो 420 है, भाजक 2 से 72 है, भागफल आपका 1 है, और शेषफल 148 है। फिर भी यहाँ पर शेषफल नॉट इक्वल 0, कोई बात नहीं है। अब हम इसको यहाँ पर आपको दर्शाते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में लेके चलते हैं। अब हमारा भाज्य क्या बन गया, भाजक हमारा 148 हो गया, और भाज्य हमारा 2 से 72 हो गया, 1 भारी जाएगा, तो 148 होगा, 12 में से 8 गए 4 बचे, और 7 में से आपके 5 गए 2 बचे, तो आपका कितना आ गया 124 आ गया। अगर यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप, यहाँ पर लिखते हैं स्टेप हमारा हो गया कौन सा, 4था स्टेप हो गया। तो भाजक हमारा क्या, भाज्य क्या हो गया 2 से 72 हो गया, भाजक आपका 148 हो गया, भागफल 1 हो गया, और शेषफल 124 हो गया। यानी कि यहाँ कह सकते हैं कि शेषफल नॉट इक्वल 0। तो आगे प्रक्रिया करेंगे, यानी कि 124 का भाग
अब हम 148 में देंगे तो एक बार ही जाएगा तो आपका 124 हो जाएगा। 8 में 4 गया, 4 बचा, और 4 में 2 गए, 2 बचे, यानी कि आपका 24 आ गया। तो यहाँ पर स्टेप आप देख रहे हो कौन सा बना, 5वां हो गया। भाज्य यहाँ पर है 148 बेटा, भाजक 124 होगा, भागफल 1 होगा, शेषफल आपका 24 होगा, यानी कि शेषफल यहाँ नॉट इक्वल 0। कोई बात नहीं है, जब तक शेषफल शून्य नहीं आता तब तक हम करते रहते हैं। अब यहाँ पर 24 का हम भाग देंगे, 124 में भाग देंगे, 2 छक 12 ज़्यादा हो जाएगा, तो 24 पंचे आपका 120 होता है। ये 4 बच्चा है, यहाँ से आपका केवल 4 बचा है, 4 बचा आपका। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टेप किस में, अगला आपका जो चरण है वो कितना है, 6वां है। भाजक हमारा 124 है, भाज्य हमारा 124 है, भाजक हमारा 24 है, भागफल 5 है और शेषफल आपका 4 है। लेकिन आपका जो शेषफल है वो नॉट इक्वल बेटा 0 है। कोई बात नहीं है, 0 है तो हम क्या करते हैं, फिर 4 का भाग हम 24 में देंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब है ये हमारा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो अगले हम स्टेप की हम बात करते हैं। तो अगला स्टेप हमारा कौन सा है, 6वां की जगह 7वां हो जाएगा। और भाज्य हमारा बेटा 24 है, भाजक आपका 4 है, भागफल आपका शेषफल हमारा 6 है, सॉरी भागफल हमारा 6 और शेषफल 0 है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो शेषफल आया वो 0 आ गया। तो 0 किस पे आया, 4 के भाग देने पर लास्ट में आया। तो कह सकते हैं कि आपका 4052 और 12576 जो 2 धन पूर्णांक थे उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को लगा सकते हैं, है ना। क्लियर है, आपको समझ में आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट मेरा हमारा एग्जाम्पल है, दूसरा है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का और प्रत्येक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखो, हम आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे, वहाँ पर इसका ही प्रयोग होगा। तो इसका सॉल्यूशन हम आपको लेके आते हैं, देखो जरा। तो हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से, इनकी यहाँ पर a बराबर BQ + R, जिसमें आप जानते हो कि R का मान 0 से बड़ा है और बराबर है, लेकिन B से इसका मान छोटा है। अगर हम इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की यानी कि इसकी इससे या फिर इससे तुलना करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पर Q का गुणांक कितना है, B है, और जबकि यहाँ पर Q का गुणांक कितना है, 2 है। चाहे वहाँ देखो चाहे बेटा आप यहाँ देखो, Q का गुणांक बेटा आपका कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, और यहाँ पर Q का गुणांक कितना है, B आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे Q का गुणांक कितना आ रहा है, B आ रहा है। तो अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो हम देखते हैं A बराबर हमारा क्या हो जाएगा, B का मतलब हो गया हमारा 2Q, और R का मतलब है कोई 2Q + आपका R हो गया। और यहाँ कह सकते हैं कि जो R है वो हमेशा B से छोटा है, तो B का मतलब बेटा 2 है, यानी कि B बराबर आपका 2 है। ठीक लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस R का मान 0 के बराबर भी है और 0 से बड़ा भी है, लेकिन 2 से छोटा है। तो अगर हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो 0 भी होगी, 1 भी होगी, लेकिन 2 नहीं होगी। अब हमें देखना कि वाकई में वास्तव में इस प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक को 2q के रूप में और विषम पूर्णांक को 2q + 1 के रूप में लिखा जा सकता है। तो मेरे पास केवल 2 ही संख्या हैं, 0 और 1, और 0 हमेशा परमेश यानी कि इस प्रमेय के अनुसार देखेंगे तो निश्चित ये आपका सम को ही डिनोट करेगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि R बराबर 0 पर
प्रेमिका क्या हो जाएगी, ए बराबर 2q प्लस 0, यानी कि ए बराबर 2q आपका आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 2q आ जाएगा। इसका मतलब जी हमारा क्या है, एक सम पूर्णांक है, क्योंकि ये 2 से निश्चित ही विभाज्य होगा। अगर हम अगले की बात करते हैं, यहाँ पर r बराबर किस पर, r बराबर 1 पर हम यदि बात करते हैं तो a बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 हो जाएगा। 2q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ ये संख्या 2 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 1 जुड़ा हुआ है। अगर 1 जुड़ा हुआ है तो ये वाली जो संख्या है वो सम पूर्णांक को व्यक्त करता है, और ये वाला जो पद है वो विषम पूर्णांक को, यानी कि प्रत्येक विषम पूर्णांक को व्यक्त करता है। इसका मतलब है इसे हाँ किसमें, सम पूर्णांक 2q तथा विषम पूर्णांक 2q के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ इसे सम धनात्मक पूर्णांक 2q तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। यही बेटा आपका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बेटा आपका एग्जाम्पल है तीसरा। दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहां पर q एक पूर्णांक है। तो इसका सॉल्यूशन हम लेके चलते आपके पास आते हैं। देखो जरा कैसे थे। तो यहाँ पर फिर वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है ना। क्या कहती है, ये कहती है कि a बराबर BQ प्लस r। a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, और q का मतलब होता है भागफल, और r का मतलब होता है शेषफल। अगर इसकी तुलना हम इससे करें, लेकिन थोड़ा एल्गोरिथम का हिस्सा लिख देते हैं कि r का मान 0 के बराबर है लेकिन छोटा भी है, यानी कि r का मान 0 से बड़ा है लेकिन b से इसका मान छोटा है। अगर यहाँ पर हम इसकी तुलना इससे करते हैं, पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने इस तुलना की थी, तो आप यहाँ पर देख रहे हो q का गुणांक कितना है, 4 है। q का गुणांक कितना है, 4 है। कितना भी लिखा हुआ आप देख रहे हैं, 4 लिखा q का गुणांक, और यहाँ पर q का गुणांक क्या है आपका बेटा, q का गुणांक आपका b है। तुलना यदि यहाँ पर हम कर लेते हैं तो आप देख रहे हो क्या मिलता है यहाँ पर। तो a बराबर आपका जो 4q प्लस के r हो जाएगा, और यहाँ पर 0 यानी कि r 0 से बड़ा है और बराबर भी है लेकिन 4 से छोटा है। b का मतलब यहाँ पर 4 आ गया। तो यहाँ कह सकते कि b बराबर 4, यानी कि जो वैल्यू मैंने तुलना करके निकाली वो b की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 4 निकल के बेटा आ गई। अब फिर वही सिस्टम हमें करना है क्या, तो यहाँ पर जो r के मान निकल के आएंगे वो 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन 4 बेटा नहीं हो सकता, क्योंकि r का मान 4 से छोटा है। अब यहाँ बात समझने वाली बात है कि वो कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक। तो हमें सवाल को ज़्यादा लेंदी नहीं करना है, बढ़ाना नहीं है, हमें सवाल को शॉर्ट भी करना है, और हमारे नंबर किसी प्रकार से नंबरों पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो हम क्या करेंगे, अगर उसने विषम पूछा तो यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में विचार करेंगे, अगर यहाँ सम पूछता तो यहाँ सम संख्याओं के बारे में विचार करते, और यदि केवल पूर्णांक पूछता तो कुछ भी विचार नहीं करते, फिर तो जो भी r के मान होते सभी r के मान रखने पड़ते। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विषम के लिए यहाँ पर एक आपका 1 है और 3 है, तो आपको यहाँ पर 0 अगर 2 रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप सीधा सवाल लगा दो, शॉर्ट सवाल हो जाएगा और सवाल भी आपका पूरा हो जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि r बराबर 1 पर a बराबर आपका 4q प्लस 1 हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसी प्रकार से r बराबर आपका 3 पर
a बराबर यहाँ पर 4q+3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बेटा कि इस रूप को, यानी कि जो आपका a बराबर 4q+1 प्रमेय का आई, a बराबर 4q+3 आई, यानी कि इस रूप के रूप में एक कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये सही है कि किसी विषम पूर्णांक को हम 4q+1 और 4q+3 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ कह देंगे क्या कि हाँ, क्या कह देंगे कि हाँ, हाँ कह देंगे, क्या कह देंगे कि इसे, यानी कि विषम धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप में लिखा जा सकता है। यही बेटा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल चौथा है और इस चैप्टर का लास्ट एग्जाम्पल है। देखो जरा, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। बेटा आज आपको मैं बर्फियां खवाना चाहता हूं, जरा देख लें आप, ठीक है ना। मुंह में पानी अवश्य आ गया होगा, ठीक है, पक्का, मेरे भी आ गया, कोई बात नहीं। वह इनकी ऐसी डेयरियां बनाना चाहती है कि प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। उसके बाद कह रहा है कि डेयरियां बर्फी की परात में, परात जानते हैं बहुत बड़ा बर्तन होता है, पॉट होता है, उसमें बर्फियों को सजा के रखा जाता है, ठीक है, ट्रे टाइप की होती है। मैं न्यूनतम स्थान न्यूनतम घेरे हैं। तो वो कह रहा है इस काम के लिए प्रत्येक डेयरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। इस बात को समझने की कोशिश करो बेटा कि न्यूनतम स्थान घेरे हैं। अगर आपको किसी वस्तु को कहीं पर रखना है कि जगह कम हो और ढेरियां आदि बनाने नहीं रखना पड़े उन चीज़ों को, तो निश्चित है उसमें स्थान पर उन वस्तुओं की संख्या अधिक से अधिक रखना पड़ेगा। बात को यहाँ समझो, इस सवाल को क्लू को समझो। वो कह रहा हो कि स्थान न्यूनतम घेरे हैं, तो इसका मतलब बर्फी ढेरी में रखी बर्फियाँ हैं उनकी संख्या मुझे बढ़ानी पड़ेगी, तभी जाकर रखी जा सकती हैं। तो यहाँ पर जब अधिकतम संख्या शब्द आ जाता है और जहाँ पर अधिकतम संख्या शब्द आ जाता है तो समझ लेना कि हमें क्या निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इनकी महत्तम समवर्तक ज्ञात करना, ना कि लीस्ट कॉमन फैक्टर, इनकी लासा ज्ञात करना। तो जहाँ पर अधिकतम संख्या हो, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हम क्या देखते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इसको हमने यानी कि प्राथमिक, यानी कि जो पहली हमारी धनात्मक पूर्णांक है उसको हमने क्या माना, 420 माना, और दूसरा यानी कि आपका b बराबर 130 माना। कह सकते हैं यहाँ पर a का मान b से बड़ा है। तो किसका प्रयोग कर रहे हैं हम, यूक्लिड का। यूक्लिड के द्वारा ही यहाँ पर आपको यानी कि मासा ज्ञात करने में हम यहाँ पर मासा ही ज्ञात करेंगे। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है ना। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि a बराबर BQ+R, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी जो हम विधि यानी कि जो कलन विधि करेंगे, एल्गोरिथ्म का सहारा लेंगे, तो हम 130 का भाग किस में देंगे, 420 में देंगे। 13 दूनी 26 होता, 13 तिया 39, 13 चौको 52 जान हो जाएगा, तो 13 तिया 39 यानी कि 300 आपका 90 हो गया जीरो, और 12 में से 9 गया तो आपका 30 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्टेप 1 में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो जो हमारा भाज्य है वो 420 है और भाजक आपका 130 है, भागफल जबकि यहाँ पर 3 है और शेषफल आपका 30 है। लेकिन हम कह सकते हैं कि शेषफल जो है वो नॉट इक्वल 0 है। कोई बात नहीं है, तो आगे हम बढ़ा के चलेंगे, जो शेषफल है वो हमारा भाजक बन जाएगा और जो भाजक है वो हमारा भाज्य बन जाएगा। तो यहाँ पर हम भाग देंगे, 3 को 12, 4 बार चला जाएगा तो 120 हो जाएगा, 0 यहाँ पर 10 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हम स्टेप आपका सेकंड लिखेंगे, भाज्य हमारा है 130 है, भाजक आपका 30 है, भागफल 4 है, उस शेषफल आपका 10 है। चूंकि यहाँ पर जो शेषफल है
वो नॉट इक्वल 0 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेक्स्ट भाग देंगे। तो यहाँ पर 10 का भाग हम क्या देंगे, 30 में देंगे। और 10 या 30 यानी कि पूरा पूरा भाग चला गया, यानी कि शेषफल यहाँ पर 0 आ गया। तो स्टेप यहाँ पर लास्ट लेके जाएंगे हम, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। अगर 0 शेषफल है तो समझ लीजिए हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात हो गया। तो यहाँ लिख सकते हैं हमारा जो भाज्य है वो हमारा 30 है, भाजक बेटा आपका 10 है, भागफल 3 है और शेषफल 0 है। हम लिख सकते हैं कि जो शेषफल है वो आपका 0 आ गया। शेषफल जब 0 आ जाता है तो समझ लीजिए कि आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी ज्ञात हो जाता है। यानी कि हमें अधिक से अधिक 10, यानी कि प्रत्येक ढेरी में अधिक से अधिक 10 बर्फियाँ रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः एक ढेरी में अधिकतम बर्फियों की संख्या बराबर 10, यही हमारा आंसर है। ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर 4 उदाहरण दिए। आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब के लिए तब के लिए नमस्कार।